हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक होने वाला है एलपीपी। 8 नंबर का टॉपिक है और जो इसकी वेटेज रहती है, बढ़िया वेटेज है 8 नंबर की। इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें आगे हम करेंगे अभी। तो उसमें क्या होता है कि बस कंस्ट्रेंट्स और इन इक्वेशंस बनाने, थोड़ी सी समझने वाली बात है। बाकी क्वेश्चन हो जाता है, चैप्टर ईजी है, ठीक है ना। जितनी लिमिटेड थ्योरी पढ़ेंगे उससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी एमसीक्यू के। तो वीडियो के साथ बने रहना, पूरी पूरी वन शॉर्ट वीडियो में पूरा एलपीपी खत्म करेंगे हम आज, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखना और मजा आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। तो करें फिर स्टार्ट। और जिन बच्चों ने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टाइम सीरीज, इन सब की वन शॉट नहीं देखे हैं अभी तक, जो कि मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाए हैं, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा है तो वो भी जरूर देख लेना, ठीक है ना। आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक, या फिर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज़्यादा वीडियोस पुरानी नहीं है, मतलब अभी लेटेस्ट ही बनाई डाली है तो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर एलपीपी, है ना। अच्छे से इसको पढ़ो और 8 नंबर अपने पक्के करो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो एलपीपी जो होती है, अभी सिंपल लैंग्वेज में तो समझाऊंगा ही कि एलपीपी क्या है। सबसे पहले देख लो कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर वही थ्योरी उतनी ही यूज करी है जितनी हमारी एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर का तुम्हारा एमसीक्यू तो आना ही आना है 101%। और 8 नंबर का चैप्टर है ये, तो वेटेज भी अच्छी खासी है। एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। इसमें से 5 नंबर का नहीं बना तो 4 नंबर की केस स्टडी बनती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका पैटर्न रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। यही पैटर्न फॉलो होता है एग्जाम में हर बार, कि जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे 2 एमसीक्यू आ गए और एक तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें खाली एलपीपी बना के दिखानी पड़ेगी, फॉर्मुलेट करनी होगी, और 4 नंबर की तुम्हारी केस स्टडी आ गई। इस तरीके से भी हो सकता है पैटर्न। ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 एमसीक्यू आ गया, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का जिसमें भी वही फॉर्मुलेट करनी होगी हमें एलपीपी, और एक 5 नंबर का एलपीपी का पूरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि हमें खुद भी बनाने पड़ेंगे जो भी इक्वेशंस होती हैं, और ग्राफ भी बनाना पड़ेगा पूरा, मतलब सॉल्व करके दिखाना है। तो इस तरीके से पैटर्न चलता है ये। तो हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज कि किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने करवा रहा हूं ऐसे ही घूम फिर के एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलो, LPP is one that is concerned with finding the maximum और minimum value of a linear function। एक linear function की फॉर्म में LPP बनाई जाती है जिसमें हमें उसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है of several variables subject to conditions that the variables are non-negative and satisfying of the linear inequalities। अभी समझ में आ जाएगा सब क्या है, कि इसमें हमें क्या है कि एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसको हमें मैक्सिमम और मिनिमम दिखाना है। किसके बेस पर बनानी है? कुछ इनइक्वालिटीज बनानी होती है हमें जिसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने जितनी भी ये जो टर्म्स यूज होती है ना, इन सब टर्म्स को मैंने एज अ डेफिनेशन रख के समझाया है, क्योंकि इन पर भी एमसीक्यू कई बार बन जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो वर्ड है कंस्ट्रेंट्स, ये क्या है? कंस्ट्रेंट्स ये इनइक्वालिटीज होती हैं ऐसी जो हमें क्वेश्चंस में बनानी होती हैं। या तो हमें गिवन आएगी, या अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो हमें खुद से बनानी पड़ेगी, और वही मेन इंपॉर्टेंट काम है, खुद से बनाना। उसके बाद तो फिर ग्राफ बना के तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स को हम कभी कभी डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये समझो कि हम एलपीपी पढ़ते क्यों हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे तब तो समझ आ ही जाएगा, बट अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे कि अगर मान लो कि एक फैक्ट्री में काम चल रहा है, किसी का कोई बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, उनका काम चल रहा है, तो हमें वहां पर कितना प्रोडक्शन करें कि हमें मिनिमम कॉस्ट आए, जो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी ना वो मिनिमम हो। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए हम एलपीपी का यूज करते हैं। मिनिमम कॉस्ट निकालनी हो, बतानी हो कि हम कितना प्रोडक्शन करें। जैसे कि अगर मान लो किसी का टेबल और चेयर का काम है, तो वो कितना प्रोडक्शन करे टेबल का और कितना प्रोडक्शन करे चेयर का, मतलब कितनी टेबल या कितनी चेयर बनाए कि उसको एक तो कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इन चीजों के लिए हम एलपीपी का यूज करते हैं। आगे अभी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही होता है जो लीनियर फंक्शन है, ये रहा। इस तरीके से ये लीनियर फंक्शन बनाया जाता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इस z को ही हमें मिनिमम और मैक्सिमम करना होता है, तो इसी को ही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा अभी आगे, ठीक है ना। तो याद रखना, इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लो। द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज मतलब करना, मैक्सिमम या मिनिमम करना,
इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि ये होती है उसकी लीनियर फॉर्म, जिसमें a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं और z जो होता है उसको ही हम मैक्सिमम और मिनिमम बताते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अब कंस्ट्रेंट्स हमारे होते हैं इनइक्वालिटीज, जो कि हमें क्वेश्चन में बनानी पड़ेंगी, कई बार गिवन भी आ जाती है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। यानी कि कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से ही तो हम ग्राफ बनाते हैं और इसी से ही हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमम हो रहा है, मतलब मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब यहां पर समझ लेना, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आई थी लास्ट ईयर वाले पेपर में, और जिनको ये टर्म्स का अगर पता था वही कर पाए थे वो वाली केस स्टडी, नहीं तो सबने ही छोड़ी होंगी वो केस स्टडी पूरी। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है, क्योंकि हमारा एलपीपी जो बनती है, जो ग्राफ बनता है, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, तो उसमें एक्स और वाई, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फैक्ट्री में अगर टेबल और चेयर बनानी है तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, नेगेटिव तो नहीं कह सकते ना कि हमें -5 चेयर्स बनानी है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि हम एक भी टेबल नहीं बना रहे, ये पॉसिबल है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो तभी हर बार ग्राफ जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही लाई करता है, जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही बन के आता है। तो x और y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, बट आपको ये एग्जाम में लिख के दिखाना जरूर है, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये भी कंस्ट्रेंट्स का पार्ट होता है, तो ये लिख के दिखाना जरूर है। अच्छा, इसको बोलते हैं ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स। अभी जो ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स है ना, इसी वर्ड पर केस स्टडी बनी थी, अभी करेंगे भी आगे। तो ये पता ही नहीं था कि ट्राइवियल कंस्ट्रेंट और नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स होता क्या, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं है पहले थोड़ी बहुत चैप्टर की। जो हम कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन में देख के बनाते हैं ना, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है उसकी हेल्प से जो हम इनइक्वालिटीज बना रहे हैं, जिसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। और ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस वर्ड यूज किया है, इसको हम ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और ये एक्चुअल में होते क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इतनी सी कहानी है। क्लियर है, समझ आ गई? ऑप्टिमल वैल्यू, देखो ऑप्टिमल वैल्यू, फीजिबल रीजन, फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये सब टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्प करता है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में, और सीयूईटी में तो करता ही करता है। ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? द मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये टर्म्स देखो और अच्छे से समझ में ना, क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये चीज फिजिबल रीजन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल वैल्यू है, सब बताऊंगा। ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एलपीपी। यानी कि जो भी मैक्सिमम पूछ रहा है या जो भी मिनिमम पूछ रहा है, वो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसको ऑप्टिमल वैल्यू बोली जाती है उस एलपीपी की। फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन बहुत इजी है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमारा एक रीजन बनता है, शेडेड रीजन बनता है, ठीक है ना, वो करेंगे क्वेश्चन में आगे। उस शेडेड रीजन को ही बोलते हैं हम फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। जो भी हमारा शेडेड रीजन होता है उसको फिजिबल रीजन बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है, तभी मैंने ये लाइन अलग से ऐड करी है और अलग कलर में ऐड करी है। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी, द फिजिबल रीजन, अच्छा ये स्पेलिंग गलत हो गई, फिजिबल रीजन होगा ये। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। बस इतना ही याद रख लो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन टर्म अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में कहीं पे बन आ गया ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन पर आपको टिक करके आना है, बस एमसीक्यू के लिए ये लाइन लिखवाई है अलग से। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? फिजिबल रीजन अलग है, फिजिबल सॉल्यूशन अलग है। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स satisfying the constraints and non-negative restrictions of a LPP is called a feasible solutions of the LPP। अब तुम कहोगे कि feasible region और feasible solutions तो दोनों सेम ही लग रहा है, सेम नहीं है। रीजन का मतलब होता है शेडेड पोर्शन, सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, यहां पर देखो कि मान लो कि कोई ग्राफ बना मेरा, कोई ग्राफ मेरा ऐसे बना, इस तरीके से कोई ग्राफ बना, और मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
ये मेरा मान लो शेडेड रीजन आ गया, मतलब ये आ रहा है शेडेड रीजन। ये कैसे आता है ये तो सब क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। ये वाला जो पोर्शन आ गया ना मेरा शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन को तो पहले बोलेंगे हम फीजेबल रीजन है ये। और इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ना इसके अंदर, वो सारे पॉइंट्स को बोला जाता है फीजेबल सॉल्यूशन। ये मतलब होता है फीजेबल सॉल्यूशन का। इसको ही और करके यहां पर समझाया गया है कि पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फीजेबल रीजन। समझ आ गया ना कि जो पॉइंट्स हैं विद इन और जो बाउंड्री पर है पॉइंट्स, बाउंड्री मतलब ये यहां पर जो ये बाउंड्रीज है, ये जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स भी हमारे फीजेबल सॉल्यूशंस ही कहलाते हैं एलपीपी के। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, चलो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं। A feasible solution of a LPP that optimize, maximize or minimize the objective function is called the optimal solution of the LPP। क्या मतलब है, यानी कि जिस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ही तो मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा होगा, एक से ज्यादा पर भी आ सकता है बट वो कंडीशंस आगे पढ़ेंगे। एग्जांपल के लिए समझो कि मान लो कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, और ये जो कॉर्नर्स पर, इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, अभी आगे समझेंगे कॉर्नर पॉइंट टर्म का भी मतलब। ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन कॉर्नर, ये कॉर्नर पॉइंट्स भी हमारे सारे फिजिबल सॉल्यूशन ही माने जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी बाउंड्रीज पर आ रहे हैं ये सब हमारे फिजिबल सॉल्यूशन है। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम और कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू तो आ रही होगी ना। अब क्वेश्चन ने अगर मिनिमम पूछा है तो उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो तो ऑप्टिमल वैल्यू होगी, जो ऊपर पढ़ा था हमने, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी किसी पॉइंट पर तो आ रही होगी ना। जैसे कि अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है 20,40, इस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये टर्म्स पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहां पे लिखवाई है। क्या समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाता है। एन एलपीपी कैन हैव नो सॉल्यूशंस और मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पॉसिबल है, पॉसिबल है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाए। एक तो मिलता ही मिलता है सॉल्यूशन, बट ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाए, और मेनली क्वेश्चन इसी पर ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है आपको। चलो आगे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये नोट में लिखी है ना मैंने लाइन, एमसीक्यू बनता है इस पर। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स भी अभी वैसे मैं समझा ही दिया कि कॉर्नर पॉइंट्स होता क्या है ना। जैसे कि अगर मान लो ये जो दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है ना, और ये जो फीजेबल जो सॉल्यूशन बना है बीच में, फीजेबल रीजन बना है, इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये दिख रहे होंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं हमारे, तो इन्हीं को ही बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। ये वाले, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे, ठीक है ना। तो अ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फीजिबल रीजन इज अ पॉइंट इन द रीजन व्हिच इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू बाउंड्री लाइंस, ठीक है ना। देख लो, टू बाउंड्री लाइंस जो आ रही हैं उनके ही इंटरसेक्शन को ही कॉर्नर पॉइंट बोला जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां आ जाओ, if two corner points of the feasible region are optimal solutions of same type। ऊपर यहां पर लिखा था ना कि एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी दो कॉर्नर पॉइंट पर सेम वैल्यू आ गई, आ सकती है ना सेम वैल्यू, देन एनी पॉइंट ऑन द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इतनी इंपॉर्टेंट है ये कि इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है और बनता ही है हर बार। Any point on the line segment joining these two points is also an optimal solution of the same type। यानी कि उस LPP का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है जो उन लाइन सेगमेंट पर आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये जैसे कि मान लो कि यहां पर 20,40 है और ये पॉइंट है 40,10, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मैंने, अच्छा 40,10 तो सॉरी होगा ही नहीं है, ये होगा, मान लो ये है, एग्जांपल के लिए समझ लो।
इस पर भी जो वैल्यू आ रही है और इस पर भी जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। अब क्या करें? अगर सेम आ गई तो क्या करें? आंसर क्या होना चाहिए फिर हमारा? 20,40 होना चाहिए या 40,0 होना चाहिए? ये जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए इन दोनों में से? तो इस केस के लिए हम ये लाइन लिख के आते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जो ये लाइन जा रही है ना, इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं उस एलपीपी के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाईलाइट कर लेना इसको अच्छे से। इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं इन पॉइंट इस लाइन पर, और वो सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि उन सारे पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आती है, ये मतलब होता है कहने का। इस वजह से ये लाइन हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, चाहे बड़ा क्वेश्चन भी क्यों ना आए, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, ये लाइन हमें जरूर लिख के आनी है। इस लाइन लिखने के ही 1 नंबर होंगे, अगर नहीं लिखे तो 1 नंबर कटेगा मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, करवाऊंगा अभी क्वेश्चन ऐसा, वहां पर फिर समझा दूंगा और अच्छे से। अब यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि मान लो कि एक आर है, वो फीजिबल रीजन है किसी लीनियर प्रोग्राम का, एलपीपी का, और ये बन रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब जो फिजिबल रीजन होता है ना, वो होता है 2 टाइप का, एक होता है बाउंडेड, एक होता है अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना, और वो मिलती है हमें कॉर्नर पॉइंट से। हमेशा हमेशा हमारा आंसर जो आता है वो कॉर्नर पॉइंट से ही आता है, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने समझा दिए। तो फिजिबल रीजन जो होता है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। बाउंडेड के केस में हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू मिल जाती है हर बार, ठीक है ना, मिल जाती है, और वो मिलती हमें कॉर्नर पॉइंट से ही है। अब वो चाहे एक वैल्यू मिले या फिर इनफाइनाइट भी मिल जाए, जब ये वाला केस बनेगा तो, ठीक है ना। इस वाले केस का मतलब क्या है? जब सेम पॉइंट्स पर मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ जाए, तब बनता है ये वाला केस। ग्राफ देख लो, ये होता है हमारा बाउंडेड का, ये होता है फिजिबल रीजन, ये होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और इनको ही बोलते हैं बाउंडेड रीजन। ऐसा कुछ दिखता है अनबाउंडेड रीजन, इसके भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, देखो ये रे कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और ये फीजिबल रीजन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। अच्छा, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन जब होता है, इसमें भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बाउंडेड के केस में तो हमेशा मिलेगी, चाहे एक मिले चाहे एक से ज्यादा मिले हमें सॉल्यूशन। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा बना हुआ है, ठीक है ना। अगर एग्जिस्ट करेगी तो करेगी वो भी कॉर्नर पॉइंट से ही, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अनबाउंडेड में भी, तो आएगी वो, आंसर उसका आएगा कॉर्नर पॉइंट से ही, ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बस अनबाउंडेड के केस में हमें कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखाना होता है, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये कुछ टाइप की एलपीपी होती है जो कि हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है ना, कम आता है। कम आने से मतलब ये है कि अब वो पिछले 2 बार से तो आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि पिछले साल ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आया था, और उससे मतलब उसी पिछले साल के सैंपल पेपर में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। लेकिन वही है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से चांस कम रहती है आने के, बट आया है। लेकिन जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसमें उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला, कुछ और ही काम करवाया था, अभी समझेंगे वैसा क्वेश्चन भी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आगे, वो एक पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो एक समझ लिया तो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस उस टाइप के ही होते हैं, समझ लोगे। देखो प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, एमएल अग्रवाल में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको पढ़ो, और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इक्वेशंस बनानी सीख लो, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना वो बनाने सीख लो। वो बनाने आ गए, फिर ग्राफ बनाना और कॉर्नर पॉइंट पता करना, वो कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो तो हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रेंट्स बनाना, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं तुम्हारे एमएल अग्रवाल में, प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को सीख लो, सॉल्यूशंस उनका देखो, समझो, तो आइडिया लग जाएगा काफी, ठीक है ना। तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बनेंगे घुमा फिरा के,
और उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं बनेगा। अगर तुमने एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कर ली खाली तो काम बन जाएगा, क्योंकि आगे मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता ना, तो मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग वेराइटी के। बट आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम ये बहुत कॉमन है, ये तो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत कम चांस होता है कि उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन वो बना दे कि उसमें इक्वेशंस भी पूछ ले और ग्राफ वगैरह भी बनाने के लिए पूछ ले, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो कम चांस है कि इतना लेंथी वो पूछे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम्स में से बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, जिसमें वो अच्छी खासी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। होते इजी हैं बट मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़े इजी नहीं होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा समझ लो। चलो, समझ में आ गई सारी थ्योरी, तो बताओ फिर एमसीक्यू करेंगे। अब आगे जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है इन सब पर ही एमसीक्यू होने हैं, सब समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो पढ़ो क्वेश्चन और बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम्स इज, क्या होगा इसका आंसर बताओ। ठीक है, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल वैल्यू हमें मिलती कॉर्नर पॉइंट से ही है, समझाया मैंने अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, इफ एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अगर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आते हैं तो बताया था ना कि देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर एमसीक्यू बना है, बहुत बार बना है और इस बार भी बन सकता है। चलो, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सही बताया था ये कि मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन की बात हुई है, तो फिजिबल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि वो पूरा का पूरा जो फिजिबल रीजन बनता है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो सब हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। तो मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ एलपीपी इज शोन विद दिस, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ है बना के, और ये कुछ फिगर दी हुई है बना के। बोला गया है कि मिनिमम ऑफ जेड अकर्स। बहुत इजी होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके, एलपीपी के जितने मैं करवा रहा हूं ना क्वेश्चंस, इतने ही इनफ है, सीयूईटी भी निकाल दोगे इतने एलपीपी के क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूं एमसीक्यू। देखो यहां पर कि z इक्वल टू 3x माइनस 4y ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना हुआ है। वो ये कह रहा है कि किस पॉइंट पर वो मिनिमम आ रहा है। तो ठीक है, हमें यहां पर फिजिबल रीजन बना के दिया हुआ है, और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यही हमारे जो सारे, इन्हीं में से ही हमारा जो है सॉल्यूशन निकलता है, वैल्यू निकलती है, और इसी में से ही मिनिमम वैल्यू पता चलती है। तो किस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है वो पता करनी है। ऑप्शंस देख लो, 0,0 डालोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। 0,8 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0,8 पुट करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 32 आएगा, पहले से तो 0 आ रहा है। 5 कॉमा करोगे तो 15 आएगा, और ये 4,10 करोगे तो ये आएगा 12, 12 माइनस 40, तो 12 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 28, माइनस का 28, यही होगा क्या? 4,10 रख के यहाँ पर कितना आ रहा है वैल्यू, जरा बताओ। -28 ही आ रहा है ना। इसमें से देख लो मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये -32 मिनिमम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ भी, खत्म। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या है। ये बोला गया है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया हुआ है जिसको हमें मिनिमम करना है, ये हमें कंस्ट्रेंट्स बना के दिए हुए हैं। वही कह रहा है कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स इन दिस एलपीपी, रिडंडेंट का मतलब होता है कि इसमें से कौन सा कंस्ट्रेंट हम हटा दें कि जिससे कि कुछ फर्क ना पड़े, क्वेश्चन में कुछ फर्क ना पड़े। ये मतलब होता है कहने का कि इसमें से कौन सा कंस्ट्रेंट हम हटाए जिससे कि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, जैसा क्वेश्चन पहले आ रहा था वैसा ही रहेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? वो बना के पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलो ग्राफ बनाते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ऐसी रफ में ग्राफ का आइडिया ले लेंगे बस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 6 है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, हम ये सोच के बनाते हैं कि ये x इक्वल टू 6 है, इनइक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ग्राफ पे जब हम बनाते हैं तो इक्वल टू लेके बनाते हैं। मान लो यहाँ पर है ये, तो ये हो गई x इक्वल टू 6 की लाइन, y इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई,
अब जो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, इसकी ग्राफ बनाते हैं हम। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे? ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में, कि x को 0 पुट करो तो y 10 आ जाएगा, y को 0 पुट करो तो x 5 आ जाएगा। प्लॉट कर दो यहाँ पर। 0,10 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर अगर मैंने 2 लिया है तो कहीं ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 0,10, और 5,0 अगर 6 ये है तो 5 यहाँ आएगा कहीं। तो ये कुछ ऐसे जाएगी लाइन, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन पता करो कि फिजिबल रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन क्या होगा। देखो कैसे पता करते हैं। अगर ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है ना 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x और y में 0 0 पुट करो। यहां पर अगर मैंने 0 0 पुट किया तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये चीज ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है ना, ये फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब इसका एरो ऊपर की तरफ लगाना है, ओरिजिन से हटके। ओरिजिन ये है ना हमारा, ये ओरिजिन है, तो इसके एरो इस तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। x इक्वल टू x ग्रेटर देन 6 है, तो x में अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या ये चीज सही है? गलत है। और ये चीज भी गलत ही है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ लगेगा। और इसका एरो इस तरफ लगना चाहिए या इस तरफ लगना चाहिए? इस तरफ लगना चाहिए, क्योंकि ये बात भी फॉल्स आएगी। अब यहां पर हमें देखना है कि तीनों का कंबाइंड अगर मैं देखूं तो मेरा रीजन क्या बन रहा है, रीजन शेडेड रीजन क्या बनेगा, ये समझने वाली बात है। शेडेड रीजन देखो क्या होगा, इसका भी एरो ऊपर है, इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो भी इस तरफ है। ये वाला अगर मैं लूंगा तो फिर ये वाला इस तरफ आएगा, इस तरफ तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा, ये वाला होगा। और ये हमारा क्या है देख लो, ये ऐसे करके ये हमारा ये है बाउंडेड, ये अनबाउंडेड हो गया। ये जो फिजिबल रीजन है हमारा अनबाउंडेड है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये वाली लाइन, ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसको मैं हटा भी दूं तब भी क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? तब भी रीजन तो हमारा यही रहेगा या अलग हो जाएगा? बताओ बताओ, यही रहेगा ना। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर मतलब मैं कौन सा कंस्ट्रेंट हटाऊं, ये जो रिडंडेंट का मतलब होता है ये वही है कि कौन सा कंस्ट्रेंट हटाओ जिससे कि हमारे फिजिबल रीजन पर कोई फर्क ना पड़े, वैल्यू हमारी निकल के आ जाए जो पहले आ रही थी। अब अगर मैं यहां से सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा, और ये हटा दूंगा तब भी जो मेरा आंसर आएगा वो आ ही जाएगा, वही सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। एक बार सैंपल पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन, बट अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो इस बार 1 नंबर में ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। समझ आ गया कैसे करना है? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, सीयूईटी में भी बहुत आते हैं, और इजी होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं होता, हमें यहाँ पर ये बोला गया कि कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया है। वो ये कह रहा है कि पी और क्यू पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो दोनों पॉइंट्स पर अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो सेम वैल्यू आ रही होगी, जो कि मैंने अभी बताया था ना, सेम ही आ रही है तभी वो मैक्सिमम वैल्यू है, और इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है वैल्यू सेम। तो वो ये कह रहा है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी पी एक्स प्लस क्यू वाई में, सबसे पहले मैंने यहां पर पॉइंट डाला 15,15, यहां से जो वैल्यू मुझे मिलेगी डालने के बाद वो सेम ही वैल्यू आएगी जो मेरी इस पॉइंट पर है 0,20 पर, सेम ही आएगी। तो यानी कि इस पॉइंट को मैं डाल के इसमें और इस पॉइंट को मैं इसमें डाल के दोनों को इक्वल रख सकता हूं ना। तो इसका मतलब मैंने यहां पर डाला 15p, क्योंकि x पे तो डाल ही रहे हैं, 15p प्लस 15q इक्वल टू में 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, प्लस 20q। यहां से सॉल्व करूं तो 15p इक्वल टू 5q आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो 3p इक्वल टू q आ गया। क्या हमें रिलेशन मिल गया? मिल गया, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, q इक्वल टू 3p।
और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। समझ आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस। वो पूछ रहा है कि क्या होगा, 4 8 फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड हैज नो फिजिबल रीजन। कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं पता चलेगा, बना के ही पता चलेगा, ठीक है ना, बनाना ही पड़ेगा। तो बना लेते हैं, रफ में बना लेते हैं फिगर, और फिगर से ही आइडिया लगेगा हमें। ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 6 है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 6। देखो ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं होती है, एमसीक्यू है तो सब समझाने के लिए बता रहा हूं, तुम डायरेक्ट भी सीधे बनाओ रफ में ग्राफ और छुट्टी। x में 0 पुट किया तो y 1 आ गया, और अगर y में 0 पुट किया तो x 2 आ गया। तो प्लॉट कर लो यहाँ पे 0,1 यहीं पे ले लो कहीं, और 2,0 यहां ले लो। तो फर्स्ट तो ये बन गई लाइन। देखो बड़े क्वेश्चंस भी जो आएंगे ना उनको भी करना ऐसे ही सॉल्व है, बस इसमें हमें देखो ये बना के दिए हुए हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ये भी खुद से ही बनाना पड़ता है, और बाकी का काम भी ये ग्राफ व्राफ खुद ही से करना है। ग्राफ व्राफ तो सब सेम ही चलते रहेंगे, हर बार सेम ही तरीका है बनाने का। चलो दूसरा देखो, 4x प्लस 8y इक्वल टू 16, इनको बनाते हैं। तो x में 0 पुट करो, y 2 आ गया, y में 0 पुट करो, हर बार ऐसे ही पुट करो 0 0 करके ही, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये 4 आ गया, तो 0,2 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आ जाएगा 0,2, और 4,2 तो ये तो 0 था, वो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो कंडीशन लिखी हुई थी सही थी। यहाँ पर लेस देन 0 है, ये देखो यहाँ पर ये है, अगर मैंने 0,0 पुट किया तो 0 लेस देन 6, क्या ये वाली चीज सही है, ट्रू है? तो अगर ये ट्रू है तो इस वाली लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऐसे एरो लगाना है। अच्छा, जब भी अभी बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो तब जब भी हम लाइन बनाएंगे ना, तो उस लाइन की इक्वेशन, ये वाली ऐसी इक्वेशन लिख के दिखा देना, ऐसी लाइन के ऊपर या साइड में ऐसे लिख देना। यहां पर चेक करोगे तो ये तो 0 आ रहा है, और 0 ग्रेटर देन 16, क्या ये वाली बात सही है, फॉल्स है? अगर ये वाली बात गलत है तो इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कोई फिजिबल रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैज नो फिजिबल रीजन, छुट्टी, खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि फिजिबल सॉल्यूशन ना आए। जब फिजिबल रीजन ही नहीं बन रहा तो फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हमारा सॉल्यूशन आ जाए। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया छाट छाट के ही लाया हूं, तो तुम्हारे काम के हैं, जिससे सीखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया हुआ है, ये भी बता दिया कि 2,0 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये ग्राफ भी बना के दे दिया, ये ग्राफ हमें दिख भी रहा है कि ये अनबाउंडेड है, ठीक है ना, अनबाउंडेड है, और ये हमें ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि एलपीपी का, ये इस वाली एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। वो ये कह रहा है कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो ऐसा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या ऐसा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या? क्योंकि मैंने पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है कि अनबाउंडेड अगर होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेगा, कर भी सकता है। बी ऑप्शन में बोला है कि डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन द कॉमन। अच्छा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा, वही तो समझना है सबसे पहले यहाँ पर। क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे, फिर इन दोनों में से आंसर होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर इन दोनों में से आंसर होगा। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब अनबाउंडेड का केस बनता है तब हमें कैसे चेक करना होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलो देखते हैं। यहां पर देखो 2,0 पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2,0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी,
6 आ रही है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स हमें और भी दे रखे हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से कि कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या क्या है। 0,4 है ग्राफ में दे रखा है, और 2,0 है, और 5,0 है। ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिसमें 2,0 पर वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, उसके अलावा देखो, अच्छा उसके अलावा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू तो 2,0 पर आ रही है ना, बस ठीक है। हमें तो बस ये पता करना है कि ये है या नहीं है, ये आंसर हमारा है या नहीं है, ये पता करना है बस। कैसे पता करेंगे, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ है ये लिखेंगे, और जो वैल्यू हमारी आ रही थी ना 6, ये लिखेंगे यहाँ पर। साइन यहाँ पे लगाना है, कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है? वो कह रहा था मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पर साइन क्या होता है? मिनिमम वैल्यू पर साइन ऐसे लगाते हैं ना, लेस देन का, पता है ना, ये मिनिमम पे साइन लेस देन लगता है। अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है दोबारा से। बड़े क्वेश्चन में भी हम करेंगे क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला, बट अब ग्राफ में भी आ गया, एमसीक्यू में भी आ गया छोटा सा। देख लो, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी टाइम लग जाता है, कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का बन गया तो 1 नंबर के क्वेश्चन में भी टाइम तुम्हें लगेगा, और आना जरूर है क्वेश्चन एलपीपी में से एमसीक्यू। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, हम वैसे लाइन मान के करेंगे सॉल्व। तो 0 पुट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें 0 पुट करेंगे y में तो ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो 0,3 पुट करते हैं ग्राफ में, इसी में 0,3 कहाँ होना चाहिए, 0,3 यहाँ होना चाहिए, ये रहा, ये है 0,3। 2,0 हमारा ये रहा, 2,0 हमारा ये आ रहा है। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे ज्वाइन होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा ना, ये इस तरीके से ज्वाइन होगा। ये जब हम स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगा ये। अब यहां पर बस सारी कहानी यहां से ही है शुरू। सबसे पहले यहां पर हम पता करेंगे 0,0 डालो, 0,0 डालोगे तो ये 0 लेस देन 6 आ रहा है। क्या ये चीज सही है, ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका एरो क्या कहां लगेगा, इस लाइन का, इस लाइन का एरो नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा इधर। ठीक है ना, अब एग्जिस्ट कब करता है ये देखो, एक लाइन यहां पर मैं बोलने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। जब भी हमने जो ये लाइन बनाई है ना, जो एक नया काम हमें करना होता है अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में, अगर यहां पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता इस रीजन के साथ, तब हम उस केस में ये बोलते हैं कि हाँ जी, कि ये चीज हमारी क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो ये चीज है, ठीक है ना, कि एग्जिस्ट कर रहा है। इस लाइन को मैं दोबारा और अच्छे से सही से बना देता हूं कि ये लाइन तुम्हें और समझ में आ जाए। इसको काटते हुए जाएगी तो जरूर ये, मतलब इसके अंदर से नहीं जाएगी, कहने का मतलब ये है, ऐसे जाएगी। ठीक है ना, इसके इसके अंदर से नहीं जाएगी। जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज। इसका ऑप्शन पढ़ो अब, सी ऑप्शन, एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस। अच्छा पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट, गलत ही है, ऑप्शन नंबर सी तो गलत है ना, ग्रेटर देन का साइन तो आएगा ही नहीं, लेस देन का आएगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी में ये कह रहा है exist as the inequality this does not have any point in common with the feasible region। क्या इस लाइन, क्योंकि इस लाइन का तो एरो बन रहा है नीचे की तरफ, शेडेड रीजन यहां आएगा, और ये जो सॉल्यूशन है वो ये है, तो क्या इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये 2,0 को नहीं काउंट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट को नहीं काउंट करेंगे, इसके अलावा इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, या इसके नीचे की तरफ जो पॉइंट्स आ रहे होंगे, क्या वो यहां आ रहे होंगे इस वाले शेडेड में? तो इसका मतलब डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो जब भी कॉमन पॉइंट नहीं आता ना, जब नहीं आता, तब हम बोलते हैं कि ये 6 सॉल्यूशन होगा। और अगर कॉमन पॉइंट आ गया तब हम बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये होता है अनबाउंडेड का। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, एक्स्ट्रा काम जो करना पड़ा ना हमने अनबाउंडेड के केस में, वो यही एक्स्ट्रा काम होता है पता करने के लिए कि ये जो 6 आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी मिनिमम वैल्यू, क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी।
ठीक है ना। एग्जिस्ट कब करती है? जब मैंने बताया कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब एग्जिस्ट करती है। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट आ गया तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यूज निकालो। अगर वैल्यूज जो है सेम आ रही है दो पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब उसका आंसर यही होगा कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आ रही होगी। चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर 12 आएगी और पहले वाले इससे भी देखो 3,0 से भी 12 आ रही है, यानी कि 12 और 12 आ रही है मिनिमम वैल्यू हमारी। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिर? 0,2 होगा या 3,0 होगा? नहीं पता, तो आंसर क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बड़े क्वेश्चन में भी हमें ऐसे लिख के आना पड़ेगा लास्ट में अपना आंसर, जब भी ऐसा बन रहा होगा। तो इस वाले में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वेशंस दिस एंड दिस। ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो या फिर क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और वैसे भी आंसर आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। या फिर ऑप्शंस की हेल्प लेके सेटिस्फाई करवा के देख लो कि कौन से पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तो बताओ क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है दोबारा से एमसीक्यू में, ठीक है ना। देखो, क्लोज्ड ओपन, सबसे पहले तो ये समझो कि क्लोज्ड और ओपन हाफ प्लेन का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है, जब भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू आ रहा हो उसका मतलब होता है कि हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड। और अगर नहीं आ रहा तो ओपन। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसमें देखो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में है, इसका मतलब ओपन वाले तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, 1 और 3 तो ऑप्शन ही गलत है। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब इनको पता करने के लिए ग्राफ की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ग्राफ की जब हम हेल्प लेंगे और इसको अगर हम बनाएंगे, मान लो ये लाइन की इक्वेशन ऐसे बनी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवाओ 0,0 पुट करके। जब हम 0,0 पुट करेंगे तो क्या होगा? क्या ये हमारा नीचे की तरफ लाई करेगा ना, ओरिजिन की तरफ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सिंपल, कहानी खत्म। क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? नीचे वाला बताओ क्या होना चाहिए फिर? सेम ही डाले हैं मैंने, मतलब अलग अलग है बट एक ही जगह डाले हैं, जिससे कि दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाए। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सोचो? द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन दिस इज द हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन द ओरिजिन और नॉर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, नॉर द पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्योंकि यहां पर देखो, जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे ना 0,0, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो वही आ रहा है कि ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा एरो, तो हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स द ओरिजिन। और क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, तो उस केस में नोट द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, यानी कि अगर यहां पर ये चीज होती तो आंसर फिर क्या होता सोचो? हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन द ओरिजिन, और जो ये नॉट द पॉइंट्स ऑन द लाइन लिखा हुआ है ना, ये नहीं होता फिर। यानी कि उस केस में इस लाइन पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि इस बाउंड्री लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो तो होंगे, वो तो होंगे, ठीक है ना। अगर इनइक्वालिटी का साइन ऐसे होता है तो ये बहुत छोटी छोटी सी है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के उन्होंने ऑप्शन में दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ओपन और क्लोज्ड हाफ प्लेन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, और दूसरी चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो ये लिखा है ना वो क्या है, ठीक है ना। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर ये नहीं था, इक्वल टू में नहीं था, तभी यहाँ पर वो नीदर कंटेन दी ओरिजिन नॉर दी पॉइंट्स ऑन दी लाइन दिस, यानी कि इस लाइन पर भी जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो भी नहीं होंगे। और अगर ये होता इनइक्वालिटी का तो वो जो लाइन पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो तो हम काउंट करते, बाकी नीदर ओरिजिन को काउंट नहीं करते, मतलब जो इस तरफ जो एरो लग रहा है वो नहीं होता। क्या समझ आ गया? तो यहां से अभी तो फिलहाल के लिए इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट पर आ जाओ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन एलपीपी टू मिनिमाइज दिस अंडर द कंस्ट्रेंट दिस। अब क्वेश्चन को देख के ना जो बच्चे ये एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो उनको ना ये इनफाइनाइटली मैनी वाला वर्ड बड़ा पसंद आ जाता है, क्योंकि बार बार बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में ना तुक्का मत मार देना कि हाँ जी अब ऑप्शन में ये दे रखा है तो डेफिनेटली 100% यही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सॉल्यूशन ना आए, जीरो भी तो हो सकता है, ऑप्शन में जीरो भी तो है, ठीक है ना, ऑप्शन में जीरो भी तो है। हाँ, अगर ऑप्शन में जीरो ना होके 4 होता, ये ना होता, तो फिर 100% इसका आंसर इनफाइनाइटली ही होता, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन 2 सॉल्यूशन आए, 5 आए या 4 आए, तब तो फिर इनफाइनाइटली ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जीरो भी दे रखा है या 1 दे रखा है ऑप्शन में, तो फिर बेटा चेक कर लेना, ठीक है ना, फिर तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर है? तो यहां पर तो चलो बना लेते हैं इसको फटाफट से ग्राफ और पता करते हैं कि क्या आ रहा है। तो 0,8 और 8,0 ही बनेगा पहला तो कुछ ऐसे बनेगी लाइन, और 3x प्लस 5y और 15 की लाइन बनाओगे तो ये 0 आएगा, वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ बना लो कहीं 0,3, और अगर उसमें 0 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ बना लो, ये ऐसे चला जाएगा। उसके अलावा तो x और y 0 से बड़ा है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देख लो, अगर यहाँ पर 0 डालोगे तो 0 तो नहीं, ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, और यहाँ डालोगे तो 0 तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होना चाहिए इसका, तो आंसर 0 होना चाहिए, देख लो। तभी मैंने कहा कि जल्दबाजी में इनफाइनाइटली मैनी मत कर देना, ऑप्शन नंबर 0 भी हो सकता है, वही हो गया, ठीक है ना। मुझे तो शायद लग रहा था कि इसका आंसर इनफाइनाइटली होगा, बट शॉक हो गया मैं भी कि 0 आ रहा है इसका भी, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या 0 ही है ना, एक बार क्या हमने वैल्यूज वगैरह ये सब सही बनाई है ना ग्राफ, एक बार देख लो जरा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इजी है, बताओ जरा, ग्राफ बनाओ फटाफट से रफ में और बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। यहां पर ले लो 0,40 ले लो, और यहाँ ले लो 40,0, ये लाइन बन गई। उसके बाद यहाँ पर 0 लोगे तो ये 30 आ जाएगा ना, तो x में अगर 0 ले रहे हो तो ये 30 आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कहीं, और अगर y में लोगे तो वो 60 चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा काटते हुए। अब कैसे पता करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये होंगे ना, ये होगा। अच्छा सबसे पहले तो फीजेबल रीजन पता करो पहले, तभी तो पता चलेगा कि कॉर्नर पॉइंट क्या है। फीजेबल रीजन क्या होगा, देखो पहला वाला क्या है, 0 पुट करोगे तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ट्रू है ये, तो ट्रू है तो ये वाली लाइन हमारी नीचे की तरफ आएगी एरो, और ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा आएगा फीजेबल रीजन, ठीक है ना, ये आएगा फीजेबल रीजन। तो अगर ये फीजेबल रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाले। देख लो 1 नंबर का क्वेश्चन है पर टाइम लगेगा, टाइम लगता है। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स 0,0 आ गया, 0,30 आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे, और ये आ गया 40,0। अब एक रह गया ये वाला। अब क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें अब 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो ग्राफ मिलेगा नहीं, तो ये कैसे निकाले पॉइंट, ये वाला। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो फटाफट से जरा, सॉल्व करके बताओ कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना आता है ना 2 लाइन का, x प्लस वाई इक्वल टू 40 है,
x प्लस 2y इक्वल टू 60 है क्या? तो 20 कॉमा 20, तो ये भी एक बन गया 20 कॉमा 20। अब इन पर वैल्यू पता कर लो बस z में डाल के। तो पहला तो 0 आएगा, इस पे डालोगे तो 120 आ रहा है, इस पे डालोगे तो 120 आ रहा है, और इस पे डालोगे तो कितना आ रहा है? 60 और 80, 140 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो पूछा था मैक्सिमम। क्लियर है? 20 कॉमा 20 डाल के 140 ही आ रहा है ना, चेक कर लो। नेक्स्ट देखो फिर, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ये दे रखा है, वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो सेम ही आ रही होगी जो भी वैल्यू आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पर। वो कह रहा है कि a जो है वो 0 से बड़ा है, b जो है वो भी 0 से बड़ा है, a b इक्वल टू 25 हमें दे दिया, और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन की कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने पता कहां से उठाया है? सीयूईटी से, क्योंकि अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन तो मैंने उठा लिया। सीयूईटी का क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है, करने का तरीका वही है कि सबसे पहले तो ये ax प्लस बी वाई इसमें डालो पॉइंट्स, क्या क्या बनेंगे। ये बनेगा 8a, यहां कर लेते हैं 8a प्लस 2b, ये मेरा इक्वल ही तो आएगा इसके, जब मैं 4,6 डालूंगा तो 4a प्लस 6b। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 4a इक्वल टू 4b, तो a इक्वल टू b आ गया, ये पता चल गया मुझे। अब जो ये दिया हुआ है ना कि a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है, ठीक है, a b मेरा 25 गिवन है, 25 गिवन है, तो a और b अगर इक्वल है तो b की जगह a डाल दूं तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। तो इसका मतलब a मेरा प्लस माइनस 5 आ गया, तो मैं प्लस में लूंगा, तभी ये वाली चीज दी हुई थी कि a और b को पॉजिटिव लेना है। तो अगर a मेरा 5 आ गया, ठीक है ना, तो अगर a मेरा 5 आ गया तो फिर b भी मेरा 5 ही आएगा। अगर a और b 5 आ गए मेरे, डाल दो किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि दोनों से वैल्यू तो सेम ही आनी निकल के, और इसी से ही तो निकल के आएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यही पॉइंट्स तो मैंने डाले थे। तो 8a प्लस 2b, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 40 प्लस 5 डाल रहा हूं मैं a में और इसमें भी, तो 10 यानी कि 50 आ गया। 50 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया। ये वैसा ही क्वेश्चन है कुछ जो अभी हमने p और q का रिलेशन सीखा था ना, वैसा ही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा गिवन दे दिया और हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली, उसमें हमें p और q का रिलेशन ही पूछा था, ठीक है ना। तो तभी ये थोड़ा क्वेश्चन सीयूईटी में बना था। ये वाला क्वेश्चन देखो, हर टाइप के क्वेश्चन, ये लास्ट ही है बस एमसीक्यू, हर टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। अब कोई सा भी एमसीक्यू क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी पीवाईक्यू का, किसी भी सैंपल पेपर का, कोई भी एमएल अग्रवाल, कोई भी बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन उठा लेना, अगर तुमसे एलपीपी का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता फिर कहना मुझसे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एलपीपी के, अब जितने मैंने करवा दिए इनसे ही। यहाँ पर देख लो, वो कह रहा है कि बिसाइड्स नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिगर गिवन बिलो दिस, ये फिगर बना के दी है, इस बार फिगर दे दी है, पूछ रहा है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन की हेल्प लो, ऑप्शन की ही हेल्प ले लो, सॉल्व करके देख लो, इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लो, पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 0,0 भी पुट कर रहे हैं, तो 0,0 अगर हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, तो ये चीज हमारी ट्रू आ रही है तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, और इसमें भी कर रहे हैं तो ट्रू आ रही है नीचे की तरफ आएगी, तो यही वाला फीजिबल रीजन हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे भी पता कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। अभी तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास चारों ऑप्शन में सेम ही इक्वेशंस दे रखी हैं, बस साइन लगे हुए हैं अलग अलग, क्योंकि एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। अभी आगे एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, उसमें हमें ग्राफ दिया था और खुद से बनाने थे कंस्ट्रेंट्स, वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं जो केस स्टडी आई थी तुम्हारे 2024 के पीवाईक्यू में, और वो किसी भी बच्चे से हुई नहीं होगी, बहुत ही कम बच्चों ने करी होगी वो, तो करेंगे उसका, उसके बारे में भी बात। ये तो समझ में आ गया ना। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, बनाओ फटाफट से इसका ग्राफ। इससे पता इसमें है क्या कि जब इन्होंने ये बोल दिया ना कि इफ पॉसिबल कि
कहने का मतलब ये है कि क्या सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, डाउट है, इफ पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पीवाईक्यू में 2 नंबर में पूछा था ये, अब नहीं आया, ये आया था 2021 या 22 में आया था। 2 नंबर के हिसाब से है, इसी वजह से इसमें उन्होंने ये चीज बोली है इफ पॉसिबल। तो इजी है क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर एक समझने वाली बात ये होती है जो कि मैं अभी समझाता हूँ। इसमें दिक्कत ये आती है बच्चों को कि सबसे पहले जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -1 का, इसमें बनाते हैं x और y। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y मेरा 1 आ रहा है, और अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूं तो x मेरा -1 आ रहा है। बट वही है अगेन कि हमें x और y की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी होती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आइडिया ले लेते हैं कि ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, हमें वो वाला पोर्शन काउंट ही नहीं करना ना, हमें तो जो सॉल्यूशन लेना होता है वो ये लेना होता है। बट यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको सिंपल ही रख रहे हैं, नहीं तो कोई और वैल्यू ले लो जिसमें x पॉजिटिव आ रहा हो, उससे भी बन जाएगा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से -1, 0 मैंने यहां ले लिया और 0, 1 मान लो यहां ले लिया, तो ये लाइन कुछ ऐसी ही तो जाएगी, चली गई। लो अब यहां पर अगर मैं 0, 0 सेटिस्फाई करवाऊंगा तो सबसे पहले तो देखो यहां पर एरो क्या लगेगा। अगर मैंने यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू -1 डाला तो क्या आएगा, फॉल्स है, तो ऊपर की तरफ लगेगा एरो, उधर जाएगा ये। अब उधर का मतलब ये भी नहीं है क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, उधर का मतलब ये वाला पोर्शन है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के इधर इधर वाला। समझ आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0, अब ये -x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखो -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -x लेस देन इक्वल टू -y, और माइनस से माइनस काटना नहीं होता इनइक्वालिटी में, पता है ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, ये बनेगा x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बना लूं तो ऐसे हो गया, एक ही बात है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं मैं बस। अब x इक्वल टू वाई का ग्राफ तो हमें पता है कि वो ओरिजिन से ही जाता है हमेशा, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। x इक्वल टू वाई का ही तो ग्राफ है ना ये, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बना लो, या x इक्वल टू वाई का मतलब एक ही है ना, ऐसे ही जाएगा ग्राफ। अब यहां पर देखो कि ये चीज मेरी 0 से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, एरो कैसे लगाऊं, एरो कैसे लगाऊं, जब ये लाइन ही मेरी 0 से जा रही है, 0, 0 से जा रही है, तो 0, 0 को सेटिस्फाई करवा के तो कैसे पता चलेगा। अगर मैंने करवा भी लिया, 0, 0 सेटिस्फाई करवाऊंगा तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या पता चलेगा मुझे, ट्रू है या फॉल्स है। समझ आ रही है मेरी बात। उस केस में हम क्या करते हैं, कोई और पॉइंट लेके चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। याद रखना ये वाली चीज, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। कई बार क्वेश्चन बन जाता है ऐसा कि बच्चों ने सिंपल टाइप के क्वेश्चन करे होते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें उन्होंने कंस्ट्रेंट्स बना के दिए, बच्चों को लगेगा सिंपल क्वेश्चन है, बट उसमें एक ऐसी इक्वेशन डाल दी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इसका एरो कहां लगाना है। एरो गलत लग गया, सॉल्यूशन का रीजन गलत आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स गलत आएंगे, पूरा क्वेश्चन गलत होगा। ऐसी सिचुएशन बन रही है तो 0, 0 सेटिस्फाई करवा के पता नहीं चलेगा, कुछ और सेटिस्फाई करवाओ। मान लो मैंने 1, 0 सेटिस्फाई करवाया, 1, 0 सेटिस्फाई करवाया मैंने, तो 1, 0 जब सेटिस्फाई करवाऊंगा तो यहां पर देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या ये वाली चीज सही है, सही है। तो इसका मतलब इसका एरो, अब कैसे पता करना है एरो कहां लगाना है, पॉइंट कहां था, पॉइंट कहां था, 1, 0 पॉइंट कहां था, 1, 0 पॉइंट यहां होगा। तो अब इसको देख के एरो लगाना है कि अगर ये चीज अब ट्रू आ रही है तो फिर एरो यहां लगेगा नीचे की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ये एक छोटे से क्वेश्चन ने बहुत कुछ समझा दिया हमें।
ठीक है ना। इसका एरो ऊपर की तरफ था, इसका एरो नीचे की तरफ है, तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या हमें? नो सॉल्यूशन। स्टेटमेंट लिख देना पूरी लास्ट में, ठीक है ना, कि जो भी सॉल्यूशन हमारा जो है, मतलब कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं आएगा बस, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन ने हमें हिंट भी दे दी थी, इफ पॉसिबल। क्लियर है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने है ना कि ग्राफ हमारा ओरिजिन से जा रहा है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करवा के तो पता नहीं चलता, कोई और पॉइंट लेके सेटिस्फाई करवा के पता कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि 4 नंबर की केस स्टडी बनी और उसमें वो ग्राफ नहीं बनवा रहे आपसे, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में फिर ग्राफ बनवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ग्राफ का आना ही आना है, चाहे वो 3 नंबर में पूछ ले, चाहे 4 नंबर में पूछ ले, चाहे 5 नंबर में पूछ ले। ग्राफ बनाते हैं इसका फटाफट से। x में 0 डालेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, यहां ले लेते हैं कहीं 0,5/2। y में डालेंगे तो 5 आ जाएगा, यहां ले लो कहीं। तुम पूरी प्रेजेंटेशन करके दिखा देना, लाइन लिख के, कंस्ट्रेंट्स लिख के, बॉक्स बॉक्स बना के, ग्राफ वगैरह बना के पूरा दिखा देना। और यहाँ पर अगर देखें तो ये आ जाएगा, ये तो 2.5 है ना, तो इससे ऊपर ही आएगा 0,4, और यहाँ आ जाएगा 4,0। अच्छा, इसको इससे ज्वाइन करना है और ये कुछ ऐसे ज्वाइन होगा। प्रैक्टिस करके चले जाना, एग्जाम से पहले ग्राफ पेपर पे भी बना के एक दो बार देख लेना। एरो लगा लेते हैं, कहाँ लगेगा? फर्स्ट वाले के लिए तो नीचे की तरफ ही लगेगा, और सेकंड वाले के लिए भी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो सिंपल है, पता चल गया कि हमारा जो फीजिबल रीजन है वो ये होगा, जो कि अनबाउंडेड है। यहां पे लिख देंगे कि फीजिबल रीजन इज सॉरी बाउंडेड है ये। और उसके बाद हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के लिखेंगे, फिर वैल्यूज निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स देख लो क्या क्या हो जाएंगे, ये तो मुझे पता चल ही रहे हैं, बस यहाँ से तो मेरे को डायरेक्ट पता चल जाएगा। जब ग्राफ पे बनाओगे ये वाली चीज, और ग्राफ तुमने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर बनाया है, तो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, ये भी तुम्हें ग्राफ से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वाली, एक्स की और वाई की वैल्यू पता चल जाती है। बट फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट लगे तो फिर भी एक बार रफ में निकाल लेना। रफ में क्या, फेयर में भी करके दिखा दोगे तो कोई गलत नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ में तो कई बार क्या होता है, तो थोड़ी सी गलती तो हो ही जाती है, ठीक है ना। बट उतना तो चल जाता है कि ग्राफ में तो तुम्हें नंबर पूरे मिल ही जाएंगे, बट अगर ये पॉइंट तुमने गलत निकाल दिया तो वो फिर गलत हो जाएगा मामला। तो क्रॉस चेक करने के लिए पॉइंट भी निकाल लेना। जरा ये पॉइंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 3,1 आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर लिखो, कॉर्नर पॉइंट ऐसे करके बॉक्स बना लेना, और यहाँ पे लिख दो ये चीज जो हमें दे रखी है, ठीक है ना। इसे बॉक्स में बना के लिख लेना। बस यहाँ पे लिखो 0,5, 0,0, 3,1 और 4,0। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। इन पर जरा वैल्यू पता करो क्या क्या आ रही है। 5,2 डालेंगे तो कितना आएगा? ये तो आ जाएगा 10 आएगा, ये 0 आएगा, और ये भी 10 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है। क्या करें अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो कह रहा है कि मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, क्या करें? ठीक है ना। तो बस वही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर हम जो लाइन लिखेंगे ना लास्ट में, उस पूरी लाइन का ही एक नंबर मिलेगा हमें। वो लाइन अगर तुमने नहीं लिखी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एनी पॉइंट lying these 2 points 0,5/2
और साथ में क्या था 3,1। ठीक है ना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि इफ एनी पॉइंट लाइंग दीज 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं या कोई भी पॉइंट्स हैं वही हमारे सारे होंगे। अच्छा, एनी पॉइंट की जगह पर यहाँ पर लिखो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लिख दो। ठीक है ना। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देना, या अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिखना चाहते हो वैसे लिख दो। तो फिर लास्ट में लिख देना कि मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है। अगर मान लो यहां पर हमारा 10 ना आ रहा होता, 9 आ रहा होता, एग्जांपल के लिए मान लो 9 आ रहा होता, तो उस केस में तो सिंपल हमारा जो सॉल्यूशन होता, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा होता 3,1, और ऑप्टिमल वैल्यू हमारी जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं वो होती है हमारी 10। ठीक है ना। तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब वो पॉइंट होता है, ऑप्टिमल वैल्यू वो होती है जो ये हम निकालते हैं। ठीक है ना। जो टर्म्स में स्टार्टिंग में समझा रहा था थ्योरी में, वो अब समझ में अच्छे से आ जाएगा कि क्या होता है उन टर्म्स का मतलब। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्राफ बनाओ, कॉपी पेन ले लो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो x अगर 0 हो जाएगा तो वो 1 आ जाएगा, और y अगर 0 हो गया तो वो 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो 2 0,2 और वैसे आ जाएगा, तो 0,2 चलो यहाँ पर अगर देखोगे तो दोनों का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा हमारा पूरा। और ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये सारा हमारा अनबाउंडेड रीजन है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये लिख के जरूर दिखा देना एग्जाम में सॉल्यूशन में अपने। ठीक है ना। अब जब मैंने ये लिख दिया तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि फिजिबल रीजन अगर मेरा अनबाउंडेड है तो जब वैल्यू आएगी मेरी वो एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी। और सबसे पहले तो वैल्यू क्या आ रही है वो पता करेंगे, आएगी कॉर्नर पॉइंट से ही समझाया था मैंने। चलो कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं इसके क्या क्या होंगे। ये होगा कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये होगा और कौन सा होगा, एक ये होगा। चलो कॉर्नर पॉइंट, बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम अब करना है वो करेंगे हम। वैसे तो मैंने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में भी समझाया था ना। क्या क्या आएगा, 0,2, ये पॉइंट बताओ जरा क्या आ रहा है, और एक आएगा 3,0। ये पॉइंट निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को सॉल्व करके पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या आएगा हमारा। तो यहां से जो पॉइंट आ रहा है वो 1.5, 0.5 आ रहा है। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है 3/2, 1/2 आ रहा है, या पॉइंट में भी लिख लो कोई गलत नहीं है, वो एक ही बात है। तो 10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2 और 5/2। कितना आएगा 9/2 और 5/2 कितना आएगा, 14/2, 7 आएगा क्या। देखो जरा चेक करके बताओ क्या आ रहा है ये, और ये 9 आ रहा है। तो हमें क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम तो ये आ रहा है, ये मिनिमम है। अब क्या ये मिनिमम है तो क्या बस आंसर लिख दूं, ठीक है ना। तो चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रीजन हमारा अनबाउंडेड था तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि 3x प्लस 5y लेस देन 7 करना पड़ेगा हमें। क्यों कर रहे हैं लेस देन, क्योंकि मिनिमम है, मैक्सिमम होता तो ग्रेटर देन होता। उसको चेक करते हैं। चलो इसका बॉक्स बना लो, मतलब बॉक्स बनाने का मतलब वही है कि y की और x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y 0 करोगे तो ये 5/7 आ जाएगा, और x 0 करोगे तो ये 5/7 आ जाएगा, और y अगर 0 करोगे तो ये 7/3 आ जाएगा। ठीक है ना। मुझे आइडिया ही लेना होता है बस ग्राफ में बनाने के लिए कि वैल्यूज कहाँ ड्रॉ करनी है। चलो इसको प्लॉट करते हैं। अच्छा, जब भी ग्राफ में एग्जाम में ये चीज प्लॉट करोगे ना तो डॉटेड लाइन से प्लॉट करना,
ठीक है ना, अलग से दिखाने के लिए डॉटेड लाइन। 5/7 का मतलब क्या है, 5/7 को जब करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, है ना। सेवन बाई फाइव को जब हम ड्रॉ करेंगे तो कहाँ आएगा 7/5, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बट 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो कितना होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। मैं आइडिया लेने के लिए कर रहा हूँ बस, खाली समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ आएगा कहीं, 2 पॉइंट समथिंग है तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब ये कॉर्नर पॉइंट से जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉर्नर पॉइंट को काउंट नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करना हमें। अब यहाँ पर देखो जो ये लाइन जा रही है मेरी, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं 0,0 पुट करूंगा तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस डॉटेड लाइन का एरो, इस डॉटेड लाइन का एरो नीचे की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, ये लाइन क्या ये शेडेड रीजन से होके जा रही है, बस ये पता कर लो, हमें हमें ये देखना है। ये जो लाइन है हमारी डॉटेड लाइन, क्या ये हमारी इस शेडेड रीजन के अंदर से होके जा रही है, नहीं जा रही ना। तो इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो जब कॉमन पॉइंट नहीं आता तो इसका मतलब ये जो 7 वैल्यू आ रही है ये एग्जिस्ट करेगी, यही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या समझ आ गया। अगर ये लाइन हमारी ऐसे जा रही होती, इस तरीके से जा रही होती, तो फिर हम कहते कि ये वैल्यू जो है हमारी 7 वैल्यू जो है वो नहीं है, मिनिमम वैल्यू ये नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि ये जो लाइन आ रही है हमारी डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अगर देखनी है तो वही है एमएल अग्रवाल के किसी भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल में देख लेना प्रेजेंटेशन कैसी है। उन्होंने तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तुम्हें उतना भी डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत, जो काम काम की बातें हैं बस वो लिखनी है हमें। डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, विद फीजिबल रीजन, ठीक ना। बस लास्ट में फिर लिख देंगे सो द मिनिमम वैल्यू इज 7। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 7 है एट 3,2, मतलब 3/2, 1,2 पर। इसका मतलब ये वाली जो है ऑप्टिमल वैल्यू है एलपीपी की, और ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लिख देना, पॉइंट भी लिख देना लास्ट में कि द मिनिमम वैल्यू इज 7 एट इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है। क्लियर है। तो मैंने यहां पर ये वाला क्वेश्चन क्यों करवाया, जिससे कि मुझे ये लाइन समझानी थी, इस वजह से। नहीं तो इसका सिंपल क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन डाला। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि अनबाउंडेड का था, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन डाला, क्योंकि ये चीज समझानी थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो कि ऐसी सिचुएशन जब दो वैल्यूज आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन अनबाउंडेड में भी बन सकती है, ठीक है ना, अनबाउंडेड में भी बन सकती है। करने का तरीका बिल्कुल सेम चलेगा। मान लो दो वैल्यूज आ भी रही होती, इतना काम ये सब तो सेम ही करना था, बस लास्ट में आंसर अपना क्या देते, यही कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। इस केस में तो क्या हुआ कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, देख लो यही आ रहा है, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा था तो एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 7 एक ही पे आ रही है, तो सिंपल हो गया। अगर यही क्वेश्चन होता और कॉमन पॉइंट ना आ रहा होता और ये 7 वैल्यू कहीं दो जगह आ रही होती, करने का तरीका बिल्कुल सेम था, बस लास्ट में ये वाली लाइन जरूर ऐड करके आनी थी। नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, पूरे एक नंबर ही कट जाएगा, ये समझ लो। क्लियर है। अब देखो ये होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे आती है एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, इसमें देखो कि कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें वो सिर्फ ये कहेगा कि फॉर्म्यूलेट दी फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ एलपीपी बना के दिखाओ। उसमें बनाना क्या क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ z लिखना है क्या बन रहा है, नीचे कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं
जो भी 2-3 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे वो लिखने हैं। लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूर लिख के आना है। ये नहीं लिखा तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है ना। बस इतना काम करना है और तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ ग्राफ व्राफ कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इसी चीज के 3 नंबर है बस। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, पिछले 2-3 बार से पैटर्न तो यही फॉलो हो रहा है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक 3 नंबर का आ रहा है, एक 1 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। ये चेंज भी हो सकता है कि 4 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाए, ठीक है ना, जो मैंने बताया अभी। तो ऐसे रहता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है, उसमें भी हमें यही सब करना है, बनाना ये सब है, बस उसमें ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के पूरा आंसर करना है, तो वो 5 नंबर का बन गया। इसमें हमें बस ग्राफ नहीं बनाना, कुछ कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं निकालना, सिर्फ ये बनाना है, तो 3 नंबर, कई बार 2 नंबर, इस तरीके से। समझ आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। ये सीख लिया तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, केस स्टडी के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अगर ये बनाना नहीं आ रहा तो दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि इसी पर ही है पूरा क्वेश्चन डिपेंड। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ फॉर्मुलेट करके दिखाऊंगा, पूरा सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो वो बाकी का सॉल्व करने वाला काम तुम खुद करोगे होमवर्क में, मैं सिर्फ फॉर्मुलेट करके दिखा रहा हूं। और वैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मुलेट ही करना था, लेकिन पता नहीं फिर क्यों इन्होंने यहाँ पर ये लास्ट में ये फाइंड द नंबर ऑफ ये बोल दिया। बोलना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में 3 नंबर में ही आया हुआ था तुम्हारे किसी पीवाईक्यू में या सैम्पल पेपर में था, जिसमें सिर्फ फॉर्मुलेट ही करना था, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करके इसके आंसर बताओ। बट यहाँ पर पता नहीं उन्होंने क्यों ये फाइंड द नंबर ऑफ रिंग्स दे दिया। बट ठीक है, तुम प्रैक्टिस करने के लिए बना के ग्राफ निकाल के सॉल्व कर लेना, हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मुलेट बनाना सीखेंगे। चलो बताओ z क्या बनेगा और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या बनेंगे। और यहाँ पर जो z है ये मैक्सिमम लिखूं यहाँ पर या मिनिमम लिखूं, क्या लिखूं? ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ऐसे ही लिखा जाता है, बुक्स में भी तुम देखोगे ऐसे ही लिखा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिख देना, अच्छा सा लगेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि लेट दी नंबर ऑफ रिंग्स x ले लो और द नंबर ऑफ चेन्स y ले लो। हाँ, अब बताओ z क्या बनेगा? ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा कि हमें यही लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया जाता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट यहाँ पर रिंग पर हो रहा है 300 का और चेन पर हो रहा है 190 का, तो इस वजह से यहाँ पर जो z बनेगा वो ये बनेगा। कई बार इस पे भी कंफ्यूजन होती है, बट फिर भी z तो समझ में आ ही जाता है क्वेश्चन में ना पढ़ के कि क्या है। अब देखो तुमने ये z बनाया ना, ये इतना सा काम मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उनको मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखना है ना, तो ये चीज के तुम्हें 1 नंबर मिल जाएंगे। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स इसको बनाओगे तो इसके 1.5 नंबर है। अब वो चाहे 2 कंस्ट्रेंट्स बने तुम्हारे या 3 कंस्ट्रेंट्स बने, क्योंकि मेन काम इंपॉर्टेंट यही है, गलती यही होती है, तभी यहाँ पर मार्किंग स्कीम के हिसाब से इसके 1.5 नंबर है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आधा नंबर इसका है, तो 1.5 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये 3 नंबर मिल गए पूरे, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी ज्यादा। बस अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स बताओ क्या बनेंगे, वो है इंपॉर्टेंट चीज। तो पहला क्या बनेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। कैसे समझ आया? द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये साइन लगाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट पर आता है लेस देन इक्वल टू, एट लीस्ट पर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये रे हमारे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ चेन्स और नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो मैक्सिमम 24 ही हो सकती है, उनकी जो टोटल है वो 24 हो सकता है। दूसरा क्या बनेगा, आगे बोला है कि इट टेक्स 1 hour टू मेक अ रिंग एंड 30 minutes टू मेक अ चैन। तो x प्लस वाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे तो 2x प्लस वाई
लेस देन इक्वल टू 32। ये इतना सा काम करने के तुम्हें मिलेंगे ये, इसके मिलेंगे ये, और इसके मिलेंगे ए। हो गए 3 नंबर, हो गया ये सॉल्व। चलें आगे। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसका ग्राफ बना के देख लेना, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के फाइनल आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। तो जिस भी पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम आ रहा होगा वो तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, जो ऑप्टिमल वैल्यू आ रही होगी वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। और जिस पॉइंट पर आ रहा होगा उसमें जो x है वो नंबर ऑफ रिंग्स हो गए, जो y वाला होगा, जो y वाला ऑर्डिनेट होगा वो नंबर ऑफ चेन्स हो गए। सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन में तो बोला है, ये 5 नंबर में ही है, इसमें बकायदा बोला है कि फॉर्मुलेट करो एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। इसका बनाते हैं कि क्या होगा। यहां पर हम लिख देंगे कि लेट दी नंबर ऑफ बुक्स of type A x and the number of books of type B equal to y। तो यहां पर हमें क्या करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी, मतलब बुक्स शेल्फ में आ जाए, तो मैक्सिमम तो x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, बोला है कि एक बुक की जो लेंथ 6 सेंटीमीटर थिक है और 4 सेंटीमीटर दूसरी है, वेट दिया है 1 kg और 1.5 kg, द शेल्फ इज 96 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर शेल्फ 96 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो इसका मतलब 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 96 होगा, क्योंकि एक बुक अगर मतलब टाइप ए वाली x बुक है तो एक बुक का जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर है और दूसरी का 4 है, तो मैक्सिमम जो है 96 तक हमारे पास जो है जगह है रखने की। और जो वेट के लिए बोला है तो x प्लस 3/2y, और वेट जो रख सकते हैं मैक्सिमम 21। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3y लेस देन 21, और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आएगा। अच्छा यहाँ पर 21 नहीं आएगा, 42 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लो और सॉल्व कर लो। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये 3x प्लस 2y, तो 2 से इसको कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा ये 45 48। तो x को अगर 0 रखा तो y कितना आ गया 24, तो 0,24, और ये कितना आ गया 16। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 42, तो 14, और इसको 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 21। ये कुछ ऐसे चला जाएगा। फीजिबल रीजन हमारा नीचे की तरफ ही आएगा, ये हमारा बनेगा फीजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट्स पता करके फाइनल आंसर हम बता देंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तो पता है, ये वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्राफ से पता चल जाएगा, बट फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। कितना आ रहा है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये 12,6 आ रहा है, ठीक है ना। इन पर वैल्यूज क्या क्या आ रही है निकाल लेते हैं। तो पहले तो 14 आएगी, ये 0 आएगी, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या पूछा है,
मैक्सिमम पूछा तो ये आ गया मैक्सिमम। तो सिंपल हो गया बस क्वेश्चन। अब तो लास्ट में हम लिख देंगे कि क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो लास्ट में आंसर लिखना वैसे ही जो हमने लेट किया था ना यहाँ पर, वो चीज कि मतलब यहाँ पर टाइप ए की हम 12 बुक्स रख सकते हैं और टाइप बी की हम 6 बुक्स रख सकते हैं। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे वो पूछ रहा था कि कितनी मैक्सिमम बुक्स हम रख सकते हैं। हाउ शुड दी सेल्फ बी फिल्ड विद द बुक्स ऑफ 2 टाइप्स इन ऑर्डर टू इंक्लूड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स। तो हम 18 बुक्स रख सकते हैं, उस हिसाब से बता देना कि टाइप ए की इतनी रख सकते हैं, टाइप बी की मतलब लिख देना। समझ आ गया क्या? ये वाला क्वेश्चन आ गया केस स्टडी वाला जो मैं कह रहा था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो कि क्या बोला है क्वेश्चन ने। पढ़ लो क्वेश्चन को ना। ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, समझा चुका हूं मैं ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेन कहानी आती है ये वाले पॉइंट इन दोनों पर। ये 2 नंबर का था ना केस स्टडी के हिसाब से, तो इसमें ही बहुत कंफ्यूजन आई होगी बच्चों को, और ये भी लिखने में आई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पता ही नहीं होता बच्चों को ये ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स ही होते हैं। नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स में हमें हिंट दे दी है कि ये एक हमें दिया हुआ है, ग्राफ भी बना के दिया था क्वेश्चन ने, ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें ग्राफ भी दिया था बना के, ये रहा ग्राफ आया था, ये रहा। यहाँ पर बोला गया है कि ये एक R1 फीजिबल सॉल्यूशन है, एक R2 भी फीजिबल सॉल्यूशन है, ऐसे करके बना के दिया है हमें ग्राफ। वो ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रेंट्स तो हमें ये दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इफ R1 इज द फीजिबल रीजन, अगर R1 फीजिबल रीजन है तो वो कह रहा है कि व्हाट आर दी अदर टू नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स। कैसे निकालेंगे? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? इतना कुछ अब पढ़ लिया हमने, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है कि कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है ना, इसको यहां लिख लेते हैं, चलो। ये हमें दे रखा है एक कंस्ट्रेंट, यानी कि ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं, इन तीनों लाइन में से एक लाइन तो ये होगी ना, यही समझ आ रहा है? बाकी के जो 2 कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमें पता करना है, यानी कि बाकी की हमें 2 लाइंस पता करनी है, यही तो कहने का मतलब है कि हमें 2 कंस्ट्रेंट्स पता करने हैं, यानी कि हमें 2 लाइन पता करनी है। 2 लाइन का मतलब होता है कि हमें 2 लाइन की इक्वेशन पता करनी है। अब लाइन की इक्वेशन कैसे पता करते थे, इसमें हम जाएंगे थोड़ा सा पहले, पिछले क्लास में 11th क्लास में लाइन की इक्वेशन कैसे पता करते थे, याद है कुछ? अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हैं तो लाइन की इक्वेशन कैसे पता करते थे? जैसे कि अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हमें एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है। 11th क्लास में पढ़ लेते हैं हम ये वाली चीज। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तभी मैंने कहा कि ये वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं होगा किसी बच्चे से। और लाइन की इक्वेशन ये होती थी कि y माइनस y1 इक्वल टू m, m मतलब यहाँ पर स्लोप होता है। ये चीज, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर हमें याद होता तो ये क्वेश्चन हमसे हो पाता। नहीं तो ये भी अगर याद नहीं है तो उसके बिना भी हो सकता है, बट बहुत टाइम लग जाएगा। सोचते रहोगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहले खुद से लाइन सोचो बनाने की, फिर एक एक पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाते रहो उस लाइन में, यही करते रह जाओगे फिर। या फिर डायरेक्ट इससे हम एग्जैक्ट इक्वेशन पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये वाली जो लाइन है ये इन तीनों में से कौन सी लाइन है। कैसे पता करेंगे? पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लो, फटाफट से देखो और बताओ कि कौन सी लाइन है ये वाली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन ऑफ ए ई लाइन,
ये इस लाइन की इक्वेशन तो ये वाली है ना, तो इसका मतलब मुझे पता करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन DE और इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरी कौन सी है अपनी, OC। DE लाइन पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन निकालो इस वाले फॉर्मूले से, जल्दी करो फटाफट से। जो ये DE लाइन है, इस लाइन पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और पहले स्लोप निकालो, फिर इस वाली लाइन की इक्वेशन में पता करो, फिर मैं बताऊंगा कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमें इनइक्वालिटी का साइन भी नहीं पता। स्लोप -2 आएगी। अगर मैं ये DE लाइन निकाल रहा हूं तो स्लोप तो -2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक पॉइंट रख के निकाल लो, y माइनस 200 इक्वल टू -2 x -0, तो इसका मतलब y -200 इक्वल टू माइनस का 2x, यानी कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये बनेगी, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब अभी ये तो इक्वेशन बना दी हमने लाइन की, क्योंकि हमें तो पता करना है कंस्ट्रेंट। अब इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, चलो वो तो अभी लगाते हैं। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, OC। OC की क्या होगी, OC इसकी स्लोप कितनी आएगी, 2 आएगी, इसकी स्लोप 2 आएगी, 2 ही आएगी ना। तो y -100 इक्वल टू 2x -50, तो y -100 इक्वल टू 2x माइनस कितना, 100 ही होगी। तो 100 से तो 100 कट गया, तो y इक्वल टू 2x आ गया, ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कह दो। क्लियर है इतनी बात। अब इनइक्वालिटी का साइन देखो, अब इनइक्वालिटी का साइन शुरू होता है। अगर R1 को फीजिबल रीजन लेना है, क्वेश्चन ने जो बोला है, तो वो कह रहा है कि अगर R1 फीजिबल रीजन है तो हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। लाइन की इक्वेशन तो पता चल गई, बस इनइक्वालिटी का साइन लगाना है इस सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन तभी बना होगा ना जब ये एरो इस तरफ आ रहे होंगे सबके, यानी कि इसका भी एरो इधर आ रहा होगा, इसका भी एरो इधर आ रहा होगा, इस वाली लाइन का, और इसका भी एरो इधर आ रहा होगा, तभी तो ये वाला सॉल्यूशन बना होगा। क्या ये समझ आ रही है मेरी बात। तो अगर एरो इस तरफ आ रहा है तो अब पता करो, पहली वाली इस वाली लाइन का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ए का तो हमें देखना ही नहीं है, इसका देखो बस। ये जो OC लाइन है, OC लाइन ओरिजिन से होके जा रही है। देखो एक कंफ्यूजन इन्होंने और डाल दी, कैसे पता करोगे, यहां पर बच्चा अटकेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी मेहनत ऑलरेडी करवा ली, यहां पर फिर बच्चा फंसेगा। बताओ इनइक्वालिटी का साइन कहां लगना चाहिए। चलो उससे पहले ये देख लो, दूसरी वाली लाइन कौन सी है हमारी, ए वाली लाइन है ना, नहीं ए वाली तो हम निकाल चुके थे, हाँ DE वाली, हाँ DE वाली लाइन देखो। डी वाली लाइन तो इस तरफ है, इधर है, एरो इस तरफ है, तो इस तरफ अगर एरो है तो इसका मतलब साइन क्या कहां लगेगा, मुझे बताओ इसका साइन कहां लगना चाहिए। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 होगा। समझ आ रही है मेरी बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक केस स्टडी, इतनी अलग केस स्टडी है कि ये केस स्टडी पता नहीं कहां से लेके आया था CBSE। ये आज तक कोर मैथमेटिक्स जो है, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, वहां पर भी ऐसी केस स्टडी नहीं देखी गई और किसी बुक में भी नहीं मिली आज तक, तो पता नहीं कहां से आई थी। तो चलो, कभी कभी तो CBSE अच्छे क्वेश्चंस बना ही देता है, कभी कभी तो इधर उधर से ही टीपता है अलग अलग बुक से, बट कभी कभी कुछ हट के बना ही देता है, जैसे कि ये बनाया था। चलिए समझ में आ गया ना, क्योंकि ये चीज अगर हम इनइक्वालिटी का साइन ऐसे लगाएंगे तो ये चीज ट्रू हो गई, तभी यहाँ पर ओरिजिन की तरफ लाई हो रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले के लिए सोचो भाई क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वाले के लिए तो मैं अभी समझा चुका हूँ,
कि अगर ओरिजिन से होके जा रही है तो फिर कोई और पॉइंट को सोच के सेटिस्फाई करवाओ। मान लो 20,0 ही, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है ना 20,0, इसी को ही डालते हैं, इसी को ही डालते हैं, ठीक है ना, इसी को ही डालते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसे है ना 2x माइनस वाई है, अगर मैंने यहाँ पर 20,0 डाला, ठीक है ना, यहाँ पर ये 0 है, इनइक्वालिटी अभी लगाएंगे, 20,0 डाला तो क्या होगा, 40 होगा। तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे लगेगा, बट यहां पर ये देखो कि इसका इस तरफ है एरो, अगर मैं 20,0 पर सेटिस्फाई करवा रहा हूं तो इसका एरो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ है एरो, तो यहां पर साइन मेरा ग्रेटर देन आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, लेस देन आएगा ना, क्योंकि अगर मैं 20, अब देखो यहां पर, अब मैं 20,0 सेटिस्फाई करवाऊंगा तो ये चीज मेरी क्या बन रही है, फॉल्स बन रही है ना, फॉल्स बन रही है तो एरो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ऐसे लगेगा, ये बन गया मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट्स। बस ये एक और ये एक कंस्ट्रेंट बनाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा, और इसके 2 नंबर थे, केस स्टडी के हिसाब से इसके 2 नंबर थे, इसका तो 1 नंबर मिल गया, इसका 2 नंबर है, इसमें और इसमें चॉइस है, और लास्ट में फिर 1 नंबर है। अब ये बी वाला पार्ट खुद ट्राई करना कि अगर R2 फिजिबल रीजन होगा तो फिर मेरे नॉन ट्राइवल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें दोबारा से कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ये इनइक्वालिटी के साइन ही चेंज होंगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया क्या। लास्ट में ये बोला है कि अगर R1 फिजिबल रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब तो कर ही लोगे कि अगर R1 मेरा फिजिबल रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना। अब ये हमें दिया हुआ है 5x प्लस, कट रहा है थोड़ा यहाँ से ये, देखे जरा ये छोटा हो सकता है क्या, 2y है, ये लिख लो कॉपी में, ये 2y है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं अलग से, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये 5x प्लस 2y है, तो इसको सॉल्व करना और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना अब तो, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, निकल ही जाएगा, मेन जो समझाने वाला काम जो था वो यहाँ खत्म हो गया। अगर R1 मेरा फिजिबल रीजन है तो ये रहे मेरे कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर देख लेना किस पर वैल्यू आ रही है हमारी, और पूछा क्या है, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आ रही होगी वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी फर्टिलाइजर्स वाला क्वेश्चन है, अब ये कोई मैन्युफैक्चरिंग या डाइट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, क्योंकि तरीका तो सबका ही सेम है ना। इसमें देखो, इसमें सिर्फ बोला हुआ है कि फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ हमें बनाना है फॉर्मुलेट, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा कि तुम बना के ग्राफ ड्रॉ करके भी सॉल्व कर लो पूरा, तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी। चलो देखते हैं इसको, आ जाओ। हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम। सिंपल ये मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। 2 टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, तो हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो द कॉस्ट इज मिनिमम। 2 टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। X और Y किसको लेंगे, ठीक है ना, तो वो लिख लेंगे हम यहाँ पर कि हम किसको X और Y ले रहे हैं। उसके बाद क्या बनेगा, Z क्या बनेगा, मिनिमम करना है हमें, क्या बनेगा 6x प्लस 5y बनेगा, तो सिंपल ये दिख रहा है। कंस्टेंट्स क्या बनेंगे हमारे, 10% कह रहा है, तो 10% F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर 10% कह रहा है तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10/100 करके करना है, ठीक है। F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid.
आगे क्या बोला है, एटलीस्ट 14 kg। जब यहां पर 10/100 करूंगा तो दोनों के नीचे 100 आएगा, वो 100 इधर जाके ग्रेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही बात? दूसरा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10y, और यहां पर भी बोला है एटलीस्ट ही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों के नीचे 100 होगा, तो एलसीएम में जब इधर जाएगा तो इधर भी 1400 हो जाएगा। लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो आएगा ही आएगा। सॉल्व तो वैसे करना नहीं है इसमें, बट वही है कि मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए कर लेना। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे ना पीवाई उसमें आया, सैंपल पेपर में आया था, और अगले ही मतलब जिस दिन सैंपल पेपर आया उसके ही उस वाले साल के ही पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ गया था ट्रांसपोर्ट का ही, बट उन्होंने इतना बड़ा नहीं करवाया, ग्राफ नहीं बनवाया। इसमें तो पूरा ही करवाना है, बट उसमें हमें ग्राफ वगैरह नहीं बनवाना था क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन वाला। ये ऐसा क्वेश्चन होता है ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है ट्रांसपोर्टेशन का, कुछ अलग नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो फिगर चेंज हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा ही बनता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें जो समझाने वाली चीज है ना वो मेनली ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट्स बनाने ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो फिर वही है, अगेन सॉल्व करना इजी है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स डायरेक्ट नहीं बनेंगे, डिफिकल्ट है थोड़ा, वही चीज सीखनी है हमें। फिर तो आगे तो फिर वो सॉल्व हो ही जाएगा जब इतना काम हो गया तो हम यही बनाना सीखेंगे। फिर अगेन वही कि ग्राफ खुद से बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। पी और क्यू दो फैक्ट्रीज हैं जो कि डिपोट ए बी सी को कुछ सामान भेजती हैं। 5 यूनिट्स और 4 यूनिट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है एबीसी की, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज पी एंड क्यू है, और जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है पी और क्यू की वो 8 और 6 यूनिट्स ही बनाने की है बस। कॉस्ट दे रखी है ट्रांसपोर्टेशन की, ये वो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम निकाल रहे हैं उसको मिनिमम करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बनेगी वो समझने वाली बात है इसमें। अब ध्यान से समझना, ये फिगर याद रख लो, 5 यूनिट्स है, यानी कि ए को 5 यूनिट्स चाहिए है, बी को 5 यूनिट्स चाहिए है, सी को 4 यूनिट्स चाहिए है, ठीक है ना। और पी और क्यू जो है वो 8 और 6 यूनिट दे सकता है मैक्सिमम। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक हमेशा ही ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ता है, तभी चीजें समझ में आ जाती है इजीली। यहाँ पर मैंने लिखा P, नीचे लिखा Q, यहाँ पे लिखा मैंने A, यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा C। P A को सामान भेज रहा है, हमने मान लिया कि X यूनिट्स भेजे होंगे। P B को भेज रहा है, हम मान लेते हैं Y यूनिट्स भेजे होंगे। इसको रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स की, इसको रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स की, इसको रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स की। इसके पास टोटल 8 यूनिट्स हैं, इसके पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। अगर इसने इसको x यूनिट्स भेजे होंगे तो ये कितने भेजेगा बताओ? अगर इसने इसको y भेजे होंगे तो ये कितने भेजेगा? अगर P ने x यूनिट्स इसको भेज दिए, y यूनिट्स इसको भेज दिए, तो P ने C को कितने यूनिट्स भेजे होंगे? 8 माइनस x माइनस y। यही समझने वाली बात है बस। अपने पिछले साल के PYQ को देखना, उसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा था, बट बहुत इजी बना के पूछा था कि उसमें उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि P ने C को कितने यूनिट्स भेजे होंगे, ऐसे ऐसे करके पूछ लिया था, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ नहीं बनवाया था उन्होंने। Q ने C को कितने यूनिट्स भेजे होंगे? बताओ। 6 नहीं, इसको 4 यूनिट्स चाहिए थे, इसको इतने मिल गए हैं, तो इसको अब इतने चाहिए ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस वाई
और 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4, x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस का 4। क्या समझ आ गई? ये अगर बनाना आ गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में, अगर ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन करके आ सकते हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, अगर आ गया तो। वैसे तो पिछले साल आया है, बहुत कम चांस है कि इस बार आए, क्योंकि एक ही बार आया है अब तक। जितने भी पेपर हो चुके हैं अब तक तुम्हारे पीवाईक्यू के, अभी तक एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया है, वो भी पिछले साल। नहीं तो हर बार नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, जैसे हमने अब तक पढ़े हैं इससे पहले। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो बस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? पी जब ए को सामान भेजता है तो उसको 160 रुपीज लगते हैं भेजने में, पर यूनिट। ठीक है ना, 160 रुपीज लगते हैं, मतलब पर यूनिट नहीं, टोटल कॉस्ट आती है। जब पी ए को भेजता है तो 160, जब पी बी को भेजता है तो 100, जब पी बी को भेजता है तो 100, और सी को भेजता है तो 150, और क्यू जब ए को भेजता है तो 100, और 120 और 100, तो 120 और 100। अब तो सिंपल है, इतने यूनिट्स जा रहे हैं, कॉस्ट लग रही है ये, तो कितना आ जाएगा, 160x प्लस 100y प्लस 150, 8 माइनस ये, साथ में प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो 100 5 माइनस एक्स प्लस 120 5 माइनस वाई प्लस 100 एक्स प्लस वाई माइनस 4। समझ आ गई? जितने यूनिट्स जा रहे हैं और जितनी कॉस्ट लग रही है मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो निकल के आएगा कॉस्ट आ जाएगी। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, ये पर यूनिट का ही था, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट लिखा है ना, पर यूनिट ही है, पर यूनिट भेजने की कॉस्ट थी ये 160 रुपीज, ऐसे दे रखा है। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये जो बनेगा हमारा एक्स और वाई में, वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मिनिमम करना है। तो यार 10x माइनस 70y प्लस 1900, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है बस, मतलब इसको हमें मिनिमम दिखाना है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, यही था ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनाया हमने। कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, बस ये बन गए तो फिर ये वाला काम तो तुम कर ही लोगे। चलो कंस्ट्रेंट्स बना लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए? अब ये कंस्ट्रेंट्स बनाने का काम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हम। इसी से ही निकलेंगे ये कंस्ट्रेंट्स। ये तो हमने ये टेबल बना ली ना, इसी की हेल्प से ही हम कंस्ट्रेंट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कि जो हमने x या y लिया था वो किसको लिया था? x क्या था? x क्या था? p जब a को भेजता है तो वो x था, और जब p b को भेजता है तो वो y यूनिट्स था। यही तो है x और y, है ना। तो c तो हमने वैसे निकाला उससे। अब मैं ये चीज कह रहा हूं कि क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो x है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और जो y है मेरा वो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा? क्या ये चीज समझ आती है? जो p है वो a को x यूनिट्स देता है, लेकिन a को चाहिए 5 यूनिट्स मैक्सिमम। तो इसका मतलब x जो है वो 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, 5 तक ही तो हो सकता है। नहीं आ रही बात समझ? अब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आ रही है? यानी कि जो C के पास जो सामान आना है वो मैक्सिमम 4 आएगा, मिनिमम 0 या उससे ज्यादा 4 से कम, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करके इनइक्वालिटी कितनी आएगी? 0 चाहे हटा दो, तो x प्लस वाई ये आ जाएगा
4x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये वाली बात सही है? एक ये बनेगा, बस हो गए कंस्ट्रेंट्स हमारे खत्म। अब इन कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है, तो अब जो ग्राफ बनाने वाला काम है वो तो बहुत इजी हो गया, बट ये जो काम है इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा ना, आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन है बस, ये और कर लो। इस बार के सैम्पल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो कर लेते हैं डिस्कस इसको भी। और ये क्वेश्चन है वैसे तुम्हारे एमएल अग्रवाल का ही, तो एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन ही उन्होंने कॉपी कर रखा है सैम्पल पेपर में। If a young man rides his motorcycle at 25 km per hour और स्पेंड किया है 2 रुपीज पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, ही राइड्स फास्टर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो पेट्रोल बढ़ जाता है 5 रुपीज पर किलोमीटर, 100 रुपीज स्पेंड कर सकता है वो पेट्रोल के लिए, एंड विशेज टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। तो वो कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। वही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ, कंस्ट्रेंट्स बनाओ, फिर वही है कि ग्राफ बना के उसको मैक्सिमम उसकी बताओ डिस्टेंस कितनी है। केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए, किसको लेट करें? तो यहां से जो हम x और y जो लेट कर रहे हैं ना, वो देखो, लेट दी डिस्टेंस कवर बाय 25 किलोमीटर पर आवर बाय स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, x किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर बाय 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं y किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। ठीक है, वही कह रहा है कि मैक्सिमम बताना है डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब मैक्सिमम z क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा, ये बनना चाहिए। यहां पर कॉस्ट हमें दे रखी है कि 25 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर 2 रुपीज तो 2x, और यहां से 5 रुपीज है तो 5y, मैक्सिमम वो 100 रुपीज ही स्पेंड कर सकता है, तो 100। सेकंड क्या बनेगी, ये तो चलो इजी थी। अब जो सेकंड वाली कंस्ट्रेंट्स है वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो सोचना पड़ेगा, डिफिकल्ट तो नहीं है, सोचना पड़ेगा। और लास्ट में बस ये आएगा, तो इसमें 2 ही कंस्ट्रेंट्स बनेंगे हमारे, और ये वाला तो है ही है। अब बताओ कि क्या होना चाहिए। अब देखते हैं कि किसको समझ में आ रही है ये वाली चीज। जो अगर बना पा रहा है ये, तो पता चलेगा कि हाँ वो एग्जाम में कर आएगा क्वेश्चन। देखो, यहां पर हमें डिस्टेंस दे रखी है x किलोमीटर, उसकी स्पीड दे रखी है 25, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम ही तो होता है, तो x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 40, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल टाइम मिला के 1 घंटा लग रहा है उसको, 1 घंटे से कम ही करना है, तो ये बन गया। इसको सॉल्व करके अपना वो बता दो, तो 40x प्लस 25y लेस देन इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आएगा शायद। इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, काट लेना, कट रहा है तो किससे कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा शायद, है ना। 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू, इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 200। ठीक है, ये और तो नहीं कट रहा ना, ठीक है ना। तो यही था यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया ना, और टाइम उसने बोला है कि 1 घंटे से अंदर अंदर करनी है डिस्टेंस, तो ये बन गया, बस ये बन गया, 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। फिर आगे तो वही है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैन कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, अगेन वही है कि ग्राफ बना के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी उनको ऐड कर देना, मतलब ऐड क्या, वो तो जब हमारा एक्स और वाई जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है, तो जब कॉर्नर पॉइंट सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करके लिखोगे ना, जो मैक्सिमम आ रही होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस क्लियर है। तो फाइनली बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एलपीपी। वन शॉट वीडियो थी, बहुत टाइम लग गया पढ़ाने में क्योंकि चीजें बहुत सारी समझाई हैं। ये चैप्टर अच्छे से अगर आपने ये वीडियो को देख लिया 2-3 बार तो कवर तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए एमएल अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाना सीख लो, ये कंस्ट्रेंट्स बनाने सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राफ बनाना तो फिर कर ही लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है, है ना। तो एमएल अग्रवाल के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ के वो बनाना सीख लो बस,
और एग्जाम से पहले अच्छे से ग्राफ वगैरह बनाना सीख लो। जितना भी हमने आज किया है, थ्योरी कवर हो गई, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो गए, 2 नंबर का, 3 नंबर का केस स्टडी, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो जो भी अच्छी लगी है अगर आपको, तो बेटा शेयर कर देना जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो कि बेटा पढ़ ले अप्लाइड मैथ्स, यहाँ से पढ़ ले, है ना? तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एग्जाम में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो या फिर मैसेज कर दो कोई भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर भी हम देख लेंगे। ठीक है ना? चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।